जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें अनीस फारूकी और आरजू काजमी जी ने बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण किया है। क्योंकि अभी अनीस फारूकी जी ने बताया है कि पाकिस्तान पता नहीं किस रेडिकलाइज रीजनल रेडिकलाइज पे चल रहा है, जबकि अगर भारत इस पे चलने लग गया तो पता नहीं, अगर मोदी जी चाहें तो पता नहीं अगली चाय अगर पीने की सोच लें कि लाहौर में आके पिए तो लाहौर में ही आके पिएंगे चाय, ये देख लेना। जबकि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई औकात नहीं है कि कुछ कर ले। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट आरजू काजमी और अनीस फारूकी जी की बहुत ही जबरदस्त डिबेट है, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालें। दोस्तों लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अफगानिस्तान और तालिबान के मामे बनने के लिए, जो कि हमारा हमारा जिसे कहना चाहिए कि मसला नहीं है, हमारा मामला नहीं है, वो नेबरिंग एक इशू है। फॉरेन अफेयर्स की एक कमेटी उसको देख सकती थी, लेकिन आपने उसको पूरी रियासत का एक जिसे कहना चाहिए कि मुद्दा बना दिया। मैं समझता हूँ कि ये यहाँ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ये पीटीआई के जो पॉलिसी साज लोग हैं, या जो आर्मी के बाजवा डॉक्टराइन है, इस पर मैं इनसे कहूँगा कि इसको रिविजिट करें। भी दुनिया में एक पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो आके ओवरनाइट आपका कर्जा अदा कर देगा, ऐसा कोई भी नहीं है। 10वें नंबर पे भी अगर मैं जाके देखता हूँ जो अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में, तो मुकेश अंबानी मुझे याद आते हैं। मुकेश अंबानी अगर चाहें तो आके पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं, लेकिन जाहिर है ये तो एक मजाक की बात है, ऐसा तो होने नहीं जा रहा कि हम इसको रियासत मदीना बनाएंगे, इस्लाम इसमें लागू करेंगे, गज़वा हिंद करेंगे, और उसके बाद जो है हम जो है ना हिंदुस्तान पे अपना झंडे लहराएंगे। खाने को रोटी नहीं है तुम्हारे पास, और लड़ने चले हो लाल किला पे जाके पाकिस्तान का परचम लहराने। सो हाउ डज दैट वर्क? यानी कि यार ये काम अगर नरेंद्र मोदी बोले कि मैं जाके पाकिस्तान के लाहौर में बैठ के जो है ना शाम को जिम खाना में बैठ के चाय पीऊंगा, तो कहीं कुछ बात समझ में भी आती है, फिर भी वो नहीं बोलते, क्योंकि उनके अपने इतने मसाइल हैं। वो कहते हैं भाई पहले मुझे अपने देश के मसाइल हल करने दो। लोगों में गुर्बत है, और नो डाउट कि इंडिया में बहुत गुर्बत है, कोविड के मसले हैं, नो डाउट कि वहाँ पे बहुत ज्यादा मसले हैं। उनका अपना एक इकोनॉमी का 5 ट्रिलियन का गोल है, वो उसको अचीव करना चाहते हैं। तो वो ऐसे मौके पे गजवे की बात करेंगे या अपनी इकोनॉमिस्ट के साथ बैठ के प्लान करेंगे कि मुझे 10 साल में क्या करना चाहिए। अब आपने कहा कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, यार पाकिस्तान कोई 1-2 दिन में बैठ के तो इमरान खान डिसाइड नहीं कर सकते ना। इसमें कुछ शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। आप दोनों ही नहीं कर रहे। आप तो बस सुबह उठ के जो फैसला होता है टीवी देखकर या बीवी से सुनकर, वो उस पर अमल करते हैं। तो कौमों के फैसले इस वक्त जिस तरह से बेडरूम से हो रहे हैं और टीवी स्क्रीन से हो रहे हैं, या ये कि जीएचक्यू पिंडी की मीटिंगों से हो रहे हैं, तो आई डोंट थिंक यू हैव एनी वाइज मैन इन दैट क्राउड। ब्रिंग सम वाइज पीपल इन योर क्राउड। लेकिन सर जब तक ये अपनी कमजोरी को, जैसे आपने भी काम मानेंगे नहीं, तो फिर ये काम कैसे करेंगे उस पे? इनको तो लगता है हम बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं, इकोनॉमी के ऊपर भी ये कुछ सुनने को तैयार नहीं है, एजुकेशन फील्ड के लिए ये कुछ नहीं कर रहे, हेल्थ सेक्टर जो है वो बंद पड़ा है, मेडिसिन के दाम जो है वो कई 100% जो है वो बढ़ चुके हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है। लेकिन खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है। तो सर कब इनके ख्याल से, आपके ख्याल से कब घबराने की इजाजत कब देंगे? ये नहीं देंगे, ये कभी नहीं घबराएंगे। ये बड़े मजबूत आसाब वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं, वजीर आजम साहब हैं। ये घबराते नहीं है, क्योंकि इन्होंने 92 का वर्ल्ड कप जीता हुआ है ना, तो और हैंडसम है और पर्ची देख के नहीं पड़ते, तो ये घबराते नहीं हैं। और लोग इसी में बड़ा खुश हैं, चैन की बंसी बजा रहे हैं और सुकून से सो रहे हैं, और जो है सुबह उठ के ना ट्विटर पे ये जंग लड़ते हैं। काश कि 1947 में ट्विटर होता तो मैं देखता कि सिर्फ ट्विटर से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाते, तो क्या ही बात थी। ग्राउंड पे काम करने से, लोगों के विजन से ये सब कुछ अमल में आया। गलत हुआ सलत हुआ वो अलग बात, लेकिन इमरान खान को सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। आपकी लीडरशिप का ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट होना ज़रूरी नहीं होता, उसका शऊर होना ज़रूरी होता है, उसका तालीम याफ्ता होना ज़रूरी नहीं होता, उसकी तरबियत होनी चाहिए। और पॉलिटिकल अरीना में आके आपकी ज़ीरो तरबियत है। आप जो है वो दूसरों के कहे पे, दूसरों की सुनने पे पपट के तौर पे काम कर रहे हैं, और आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ रखी जाती है कि भारत हमारा दुश्मन है और नाजुक दौर से मुल्क गुजर रहा है, हम बिल्कुल दहाने पे पहुंच गए तबाही के, कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी बेड़ा आ सकता है। लिहाजा फ़ौज को मजबूत करो, फ़ौज को मजबूत करने के लिए सारा पैसा हमें दे दो, उसके बाद अपना बजट जिस तरह से चलाना है चलाओ। पानी पीने का, स्कूलों, बच्चों की स्कूल, सेहत, इन पे लगाना है, बच्चे जो बच्चा कुछ है लगा लो, नहीं लगाए लूट मार के खा जाओ। तो ये सब कुछ तो हो रहा है।
इस ऐसे में आई एम ट्रूली ट्रूली आई एम सैड टू से कि यहाँ पे देयर इज नो होप नहीं है। हम शोर क्यों मचा रहे हैं, हम चीख क्यों रहे हैं कि भैया होप लेकर आओ, लिसन टू द पीपल, कुछ करो, कुछ करके दिखाओ। तो देयर इज नो होप एट द एंड ऑफ द टनल, देयर इज नो लाइट। लेकिन सर करेंगे कैसे अगर हर चीज में मजहब को ले आएंगे? इनको अगर इकोनॉमिस्ट चाहिए तो वो भी मुसलमान होना चाहिए, वरना आपको याद होगा शुरू में मैं कई बार मैंने अपने शोज में कहा है कि जिन्होंने इकोनॉमिस्ट रखे थे वो अहमदी फेथ के थे, और इन्होंने उसके ऊपर उनको हटा दिया 2-4 दिन में ही। लोगों ने इतना शोर मचाया। जब हर चीज में मजहब लाएंगे और काबिलियत नहीं देखेंगे तो यही होगा। लेकिन सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि भारत पिछले दिनों आप भी टीवी चैनल्स पे जाते हैं, काफी उनका मीडिया भी शोर मचा रहा था, वो भी काफी, इंडियन गवर्नमेंट भी काफी नाराज है कि पिछले दिनों जो कश्मीर में जिस तरह के अटैक्स हुए हैं और लोगों को मारा गया, स्कूल टीचर्स को और कई दूसरे लोग हैं, तो कहाँ पे आपको लगता है कि वो, क्योंकि वो फिर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लोग आए हैं और पाकिस्तान की साइड से जो है वो कश्मीर में दाखिल हुए हैं या उन्होंने किया है या पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, हर एक की अपनी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम आ रहा है। तो आखिर ये एक बार इस चीज को सॉल्व क्यों नहीं कर लेते, ये इस चीज को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इस तरह के लोगों को? देखिए, मुझे तो नहीं मालूम कि इसमें किसका हाथ है, लेकिन ये हमें नॉन फैक्ट मालूम है कि वहाँ पे पहले हाथ रहा है, और उसके आफ्टर शॉक जो हैं वो अब तो कुछ ना कुछ अरसे तक तो आते रहेंगे। ये क्लीन अप होने में कुछ तो टाइम लगेगा, क्योंकि कश्मीर का जो एक मसला है वो आतंक के अलावा जो एक दूसरा मसला है वो वहाँ के विकास का मसला है। वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होने में, जो प्रोजेक्ट्स हैं चलने में, लोगों को रोज़गार मिलने में, जॉब्स मिलने में टाइम लगेगा। और जब तक ये सब लोग ऑक्यूपाइड नहीं हो जाते इन पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनको यूटिलाइज करता रहेगा। तो ये एक फैक्टर है, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, ये जो पहले हुआ करता था उसके मुकाबले में बहुत कम है, और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी है कि वो इस तरह की काम करे या करेगा, क्योंकि एक्सेप्ट तो उन्होंने खुद ही किया था ना कि हम आपको प्लेट में रख के दे रहे हैं कश्मीर, छोटा मोटा हम शोर मचाएंगे, चीखें हमारी आपको आवाज़ आएंगी, सुन लीजिएगा, लेकिन ये हम एक्सेप्ट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, सरेंडर करते हैं। तो सरेंडर तो हो गए थे, अब उसके बाद किस मुंह से वहाँ दोबारा वो इस तरह की इंसर्जेंसी वगैरह करवाएंगे या इन्फिल्ट्रेशन होगी, तो वो नहीं हो रही, नहीं हो सकता है, वो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन बज़ाहिर नहीं लगता। हाँ, इंटरनल जो उनके अपने कुछ फैक्टर्स हैं वो उसके सोशो इकनॉमिक और सोशो वेलफेयर पहलू हैं, जो हिंदुस्तान की हुकूमत आई थिंक दे आर वेल इक्विप्ड टू हैंडल दोज थिंग्स, उसको किया जा सकता है कंट्रोल, एंड they should focus more towards the development and of the वादी की तरक्की के लिए ज़्यादा काम करें। बिल्कुल। और सर आपको लग रहा है कि जैसे अभी ईरान भी नाराज है, अफगानिस्तान भी नाराज है, इंडिया भी नाराज है और अब तो चाइना भी नाराज है, क्योंकि उनके एक तो प्रोजेक्ट से उनको वो कुछ नहीं मिला जिसकी उनको उम्मीद थी, और साथ ही उनके जो कुछ इंजीनियर्स वगैरह भी यहाँ पे मारे गए जिसकी जिम्मेदारी जो है वो टीटीपी ने ली। तो आपको लग रहा है कि आगे जाके चाइना के साथ भी हमारे कुछ ऐसे ही रिलेशंस होने वाले हैं जैसे बाकी कंट्रीज के साथ हैं, या चाइना सपोर्ट करता रहेगा पाकिस्तान को? नहीं, चाइना कोई भी मुल्क जो है वो ओवरनाइट तो अपने डिसीजन विड्रॉ नहीं करता और ना ही वो इंटरेस्ट लेता है। तो चाइना की भी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, उसके जोश और जज्बे में ज़रूर कमी आई है, उसके जुनून में ज़रूर कमी आई है, क्योंकि चाइना इज़ बेसिकली ए कॉर्पोरेट इन्वेस्टर, और वो इन्वेस्टर जो है आपको मालूम है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखता है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए एक माहौल चाहिए होता है, एक पीसफुल डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए माहौल चाहिए होता है। तो पाकिस्तान में चूँकि तमाम ही सूबों और 3 इकाइयों में जो है वो अपनी शोरिशें चल रही हैं अंदर, उनके अंदर अपनी एक रेजिस्टेंस चल रही है। सिंध में आपने सुना होगा, जिससे पहले शायद आपने ना सुना हो, कि सिंधु देश की आवाज़ें आ रही हैं हमें। बलूचिस्तान में आपको मालूम है कि आज़ाद बलूचिस्तान की कब से तहरीकें चल रही हैं। फाटा ड्यूरल लाइन जो है उसको कोई तस्लीम नहीं करता, और पश्तून जो है वो अपनी अफ़गानिस्तान के साथ अलाइंस को मानते हैं, ज़्यादा उनकी रिश्तेदारियाँ वहाँ मानते हैं। तो ऐसे में वो माहौल चाइना को नज़र नहीं आता कि ये सब चीज़ें इन्हीं जगहों से तो गुजरेंगी, हवा में तो नहीं बनेंगी ना, कोई बादलों में तो नहीं बनेगी, ज़मीन पे ही बननी है, कराची से ही गुजरनी है। कराची का पोर्ट है, गवादर का पोर्ट है, बलूचिस्तान है, पेशावर है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, ये सारी एक्टिविटीज़ तो होनी है। सिर्फ पंजाब में तो सी पैक नहीं बन रहा। तो चाइना
कैलकुलेट कर रहा है, रीविजिट कर रहा है, रीकैलकुलेट कर रहा है, अपने रीवैल्यूएट कर रहा है कि कैसे होगा, व्हाट इज़ द वे। और मेरा मशवरा चाइना को ये है कि दे शुड आस्क पाकिस्तान कि टॉक टू योर ओन स्टेक होल्डर्स ऑफ एवरी रीजन। आपको मंजूर पश्तीन से बात करनी होगी, अल्ताफ़ हुसैन से बात करनी होगी, आपको मोहसिन दावड़ से बात करनी होगी, अली वज़ीर को छोड़ना होगा, बलूचिस्तान के रहनुमाओं से बात करनी होगी और उनको कहना होगा कि ये इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ईच रीजन उसको बेनिफिट होगा और उसके बेनिफिशरी आप होंगे तो शायद हमें अलाउ किया जाए। उसके बगैर चाइना लाख कोशिश कर ले, लाख सर मार ले, वो अपना प्रोजेक्ट शुरू करेगा, प्रोजेक्ट बंद होगा, प्रोजेक्ट शुरू करेगा, प्रोजेक्ट बंद होगा, कुछ ना कुछ वाक़या हो जाएगा, तो वो फीजिबल एक्टिविटी नहीं रहेगी फॉर अ ग्रेटर, जिसे कहना चाहिए कि डेवलपमेंट। जो भी प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट अपने डेडलाइंस पे नहीं हो पाते ऐसे प्रोजेक्ट्स। आपने बलूचिस्तान का नाम लिया सर, तो बलूचिस्तान की भी हो सकता है कि आपकी नजर रही हो कि बलूचिस्तान की कुर्सी भी हिल रही है और जो गवर्नमेंट है उसको कहा जा रहा है कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, और कभी कहा जाता है कि असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। तो वो भी जाहिर है पीटीआई गवर्नमेंट के ही सपोर्टर्स हैं वहां पे, लेकिन अभी बलूचिस्तान में ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ज्यादा हो गई है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये रह पाएंगे या इनको असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ेगी? देखिए, ये रहे कोई और आ जाए, डजंट मैटर, दे आर नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बलोच पीपल, ये तो मैं मानता हूँ। बलोच के जो बलोच से अगर पूछा जाएगा वो तो इनको तस्लीम ही नहीं करता, तो उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि यहाँ पे जाम कमाल बैठता है या कोई और आके बैठ जाता है, क्योंकि बैठना उसी नहीं है कि जिसके सर पे हाथ होगा, जो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से यहाँ तक गिनती पूरी करके यहाँ पे आएगा। लिफाफे होंगे, हॉर्स ट्रेडिंग होगी और मंजूर नज़र कोई ना कोई लाके बिठा दिया जाएगा। दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द विल ऑफ द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के लोग इस बात को मानते ही नहीं है, ये कहते हैं ये हमारे लीडरशिप ही नहीं है, ऐसी लीडरशिप का उनको कोई फायदा नहीं है। उनके बच्चे आज प्रेस क्लब के बाहर रो रहे हैं, उनके लापता तलाश कर रहे हैं कि हमारे लापता कहाँ चले गए। उनके लोगों की लाशों को हेलीकॉप्टर से फेंकने वालों से सवाल किया जाता है। सो बलूचिस्तान की स्टोरी तो फिर किसी और दिन आपसे बैठ के बात करेंगे, क्योंकि ये एक अलग कहानी है और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बलूचिस्तान में कौन आता है कौन जाता है। मुझे इंटरेस्ट इसमें है कि बलूचिस्तान के लोग क्या चाहते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए। और अब ये बात किसी से भी ढकी छुपी नहीं है कि वहां पे किस किस्म के हालात हैं और किस तरह से मिसिंग पर्संस का इशू है। और हम डेली बेसिस पे ही देखते हैं कि कभी किसी की पिक्चर आती है, कभी किसी की वीडियो आती है, जो कि देख के बड़ा अफसोस होता है। लेकिन अजीब लोग हैं कि ये लोग उनकी मदद नहीं करते और प्राइम मिनिस्टर तो वहां जाना तक पसंद नहीं करते। बहुत शुक्रिया सर।